नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस का खजाना, है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पिछले पूछे गए हर एक क्वेश्चन को, साइंस में पूछे गए हर एक क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी एचएसएससी है उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो आप लोगों ने ना किया हो। राइट, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों का किया हुआ ही हमें पेपर में देखने को मिले। ठीक है, और उसके लिए हम लोग जी तोड़ से, मतलब हर तरीके से जहां से भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं ना एचएसएससी के, हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर। कौन सा पेपर है जरा देखिए, ये है हमारे पास 12/2019 कैट नंबर 34 का पेपर। ठीक है, तो ये मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर मिला है जो कि हमारा हरियाणा का ही है। ठीक है, और ये जो है 27 से 29 दिसंबर के बीच में जो भी पेपर हुए हैं, अभी 2021 के बीच में जो भी पेपर हुए हैं, उन्हीं के बीच का कोई पेपर है। ड्राफ्टमैन के भी पेपर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो 10 क्वेश्चन लगभग मुझे देखने को साइंस के मिल रहे हैं इन सभी पेपरों में, जितने भी मैं देख रही हूँ ना पेपर, इन सभी में 10 क्वेश्चन मुझे साइंस के मिल ही रहे हैं देखने को। तो साइंस को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान के पढ़ते चलिए, क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंस अपनी बढ़ाता ही जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ईजी साइंस आ रही है, ऐसा नहीं आ रहा कि टफ लग रहा होगा। आप खुद ही अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है साइंस का। साइंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या है, व्हाट वुड यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी कि पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कि अगर आपका एनवायरनमेंट जो है, आपका जो पर्यावरण है, ये खराब होता जा रहा है, ये डिस्टर्ब होता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? बताओ क्या करोगे। तो ऑप्शन आपको लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन प्लांट ट्रीज, यानी पेड़ लगाओगे। बिल्कुल सही, हम पेड़ लगाएंगे क्योंकि पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है होल्ट डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई रोकेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि वन जो है वो, देखो एक तरफ हम कह रहे हैं वन उगाने हैं, तो उगाने तो है ही है, साथ साथ में जो कट रहे हैं ना, उन्हें कटने से रोकना भी है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरी की पूरी जगह को, जो जंगल होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, जिस वजह से पेड़ जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो भाई पहली बात तो कोशिश करो कि पेड़ काटो ही ना। और अगर आपको जरूरी ही है पेड़ काटना, तो भाई नए लगाने भी याद रखो। जब भी कहीं पर देखो कि एक पेड़ कटता है, तो आपको वहां पर एक नया पेड़ लगाना चाहिए, कहीं और नया पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए। डिफोरेस्टेशन मतलब फोरेस्टेशन का डी यानी खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, उसे रोकना चाहिए। तो वनों की कटाई को रोकें, बिल्कुल सही है, ये भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल पोल्यूशन। बिल्कुल सही है भाई, प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहते हैं हम, प्रदूषण नियंत्रित होगा तो ही तो हमारा एनवायरमेंट अच्छा बनेगा। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हमारा आंसर चला जाएगा। यानी कि हमारे एनवायरमेंट के डैमेज को, यानी इन्वायरमेंट को जो क्षति पहुंचती जा रही है, उसे रोकने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ कटने से रोकना चाहिए और प्रदूषण को काबू में रखना चाहिए। क्लियर है भाई? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो साइंस नहीं भी आती तो भी ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेशन देना होगा कि हम कर सकते हैं। देखो हमें अगर ऐसा फील होता है ना कि भाई मुझे साइंस आती है, अगर आप ये फील करोगे कि आपको साइंस आती है, तो आप डेफिनेटली साइंस के ना, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जनरल नॉलेज से। सही बता रही हूँ मैं, जनरल नॉलेज से। आप जो रूटीन लाइफ में अपनी चीजें देखते हो, उनके बेसिस पे आप 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को आपको डिटेल दिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी उपकरण का नाम बताएं जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई कार्य किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, हम लोग जैसे घर में मोटर होती है, मोटर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी काम, मतलब वो कार्य करती है जिससे कि हमें बिजली मिलती है। उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से इसने पूछा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है, कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो आंसर जाएगा डी, डायनमो। डायनमो इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, देखो ड्राई सेल और डेनियल सेल, सेल जो होते हैं इनके अंदर होते हैं केमिकल। तो रासायनिक ऊर्जा को अगर बदलना होता, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को अगर बदलना होता इलेक्ट्रिकल में, तो हमारा आंसर ड्राई सेल भी जा सकता था और डेनियल सेल भी जा सकता था। डायनेमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेजर, यानी कि अगर कहीं पे बल मापना हो, कहीं पे शक्ति मापनी हो, तो उसके मापन के लिए, पावर और फोर्स के, टॉर्क के,
यानी आघूर्ण के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायनेमोमीटर। लेकिन डायनेमो एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसमें कार्य किया जाता है तो वो हमें बिजली देता है, ठीक है, मोटर लगी होती है उसमें। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, डायनेमो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ मशीन वर्क ऑन द पास्कल लॉ इज नोन एज। पास्कल के नियम पर कार्य करने वाली मशीन क्या कहलाती है? तो देखो बहुत ही सिंपल है, पास्कल जुड़ा हुआ है हमारे प्रेशर के साथ, ठीक है। पी यानी पास्कल और पी यानी प्रेशर, यानी कि प्रेशर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब। तो पास्कल किससे जुड़ा है? प्रेशर यानी दाब से जुड़ा है। तो दाब से कौन जुड़ा होता है? देखो दाब को मापने वाला होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर प्रेशर को मापता है। तो इसको आंसर टिक मत करके आना, कहीं सोचो कि प्रेशर से रिलेटेड तो बैरोमीटर पढ़ाता है, तो ये आंसर हो गया। ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आंसर जाएगा हाइड्रोलिक प्रेस। क्या जाएगा आंसर? हाइड्रोलिक प्रेस हमारा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी प्रेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम प्रेशर की मदद से बल बनाते हैं एक तरीके से, मतलब इस तरीके से प्रेस होती है। देखिए कुछ इस तरीके से ये एक प्रेस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऊपर से दाब दिया जाता है तो ये कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पर मशीन लगी होती है। तो क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करती है किसके ऊपर? तो हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करती है पास्कल के नियम के ऊपर। पास्कल के नियम पे कौन कार्य करता है? हाइड्रोलिक प्रेस। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइंस का है। देखिए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जस्ट अ मिनट, यस। तो क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मल पावर प्लांट इज कंसीडर्ड एज बैड सोर्स ऑफ एनर्जी वाई। थर्मल पावर प्लांट यानी कि ऐसे पावर प्लांट जहां पर थर्मल मतलब बहुत तेज तापमान, थर्मल का मतलब होता है तापमान से रिलेटेड, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ऐसे जो तापमान के पावर प्लांट होते हैं, इन्हें बैड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का बुरा संचारक क्यों कहा जाता है? देखो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इसलिए बोला जाता है, ऑप्शन पढ़ो आप लोग, आंसर खुद ही दे दोगे। पहला ऑप्शन है, एज इट यूजेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये कम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करता है इसीलिए। बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है, कम से कम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके ज्यादा ऊर्जा देना तो अच्छी बात है, तो ये तो गलत हो गया। एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेस, बिल्कुल सही है भाई, हो सकता है, ठीक है। अभी अगर हमें नहीं भी आती ना साइंस, तो हम सोचेंगे कि हो सकता है, ये पॉइंट थोड़ा ठीक लग रहा है कि फॉसिल फ्यूल जलेंगे तो उनमें से हार्मफुल गैसेस यानी हानिकारक गैसेस तो निकलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, एज इलेक्ट्रिसिटी इज हार्मफुल एंड पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। भाई ये तो पॉइंट गलत लग रहा है, बिजली कब से बुरी होगी और बिजली कब से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने लगी, तो ये भी गलत हो गया। एज थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट हमें कम इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो वो क्या है, बैड सोर्स होता है। तो इसको हम ठीक तो मान सकते हैं, लेकिन भाई बैड सोर्स को तो नहीं मान सकते ना, एनर्जी से कहाँ रिलेशन हुआ, तो ये भी गलत हो गया। आंसर चला गया ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि भाई फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर तो वहां पर गैसेस बहुत ज्यादा निकलती है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, थर्मल पावर प्लांट को ऊर्जा का खराब स्रोत माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है। ये तो अच्छी बात है भाई, जीवाश्म ईंधन कम यूज हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज है ना, कम से कम यूज होगा, जीवाश्म ईंधन खत्म नहीं होगा हमारा। दूसरा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से हानिकारक गैसें निकलती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जीवाश्म ईंधन अगर जलेंगे, फॉसिल फ्यूल अगर जलेंगे तो उससे बहुत ज्यादा हानिकारक गैसेस निकलेंगी जो कि हमारे एनवायरमेंट में प्रदूषण करेगी, पोल्यूशन करेगी, ठीक है। तो वो तो बुरी चीज है ना, तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा। नेक्स्ट दिख रहा है, क्योंकि बिजली हानिकारक है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। भाई बिजली क्यों हानिकारक है? बिजली से तो बहुत कार्य भी होते हैं, तो इस पॉइंट को हम मतलब हानिकारक तो है बिजली, लेकिन हम इसको गलत ही मानेंगे, ठीक है। चूंकि थर्मल पावर प्लांट कम मात्रा में बिजली का उत्पादन करते हैं, ये भी गलत है भाई, थर्मल पावर प्लांट कम भी करते हो तो भी बुरा स्रोत हम नहीं कहेंगे, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस निकालते हैं। अच्छा, मुझे साथ ही साथ आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे कि फॉसिल फ्यूल, अगर मैं आपसे पूछूं फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्मों के स्टडी को, यानी जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग मुझे ये बात कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट इन, ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर का परिणाम डैश में होता है। तो देखो वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। आप जानते हो कि इंडस्ट्री से निकलती है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इंडस्ट्री से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, और यही दोनों गैसेस क्या है, इंडस्ट्री से निकल रही है, यानी कि ये पोल्यूशन है,
ठीक है, यानी गैसेस जो हैं ये वायु प्रदूषण हुआ, और यही क्या करती है, पानी के साथ जुड़कर एसिड रेन करवाती है, ठीक है, अम्ल वर्षा करवाती है, HNO3 और H2SO4 बनता है और वो हमारी बारिश में आता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि एसिड रेन जो है वो क्यों होता है, तो वो वायु प्रदूषण से ही होता है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी तो यही है ना कि एयर पोल्यूशन बढ़ने से क्या क्या होता है, तो एयर पोल्यूशन बढ़ा मतलब NO2 SO2 बढ़ी मतलब एसिड रेन होगी, तो अम्ल वर्षा तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये जो हमारी धरती जो है धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, गर्मियां ज़्यादा लंबी चलती हैं, सर्दियां कम आती है, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यानी कि बर्फ के गोले हैं बड़े बड़े जो हमारे पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, वो पिघलते जा रहे हैं, वोल्केनो ज़्यादा से ज़्यादा फटने लगे हैं, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी हार्मफुल गैसेज हैं जो कि यूवी रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, यानी पराबैंगनी किरणों को इकट्ठा कर लेती है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, इंफ्रारेड किरणें, अवरक्त किरणों को इकट्ठा कर लेती है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी। तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी श्वसन संबंधी समस्याएं, बिल्कुल सही है भाई। अगर हवा में प्रदूषण होगा, देखो एक गंदे सी कमरे में आप, मतलब आप एक धुएं वाले कमरे में चले जाओ तो आप खांस खांस के पागल हो जाते हो, है ना, तो भाई अगर थोड़े से धुएं से आपको खांसी हो रही है, तो अगर हवा में ही प्रदूषण फैल जाएगा, वायु ही प्रदूषित हो जाएगी, तो भाई सांस लेने में तो दिक्कत होगी ही, फेफड़े खराब होंगे ही होंगे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आंसर जाएगा डी, यानी अगर एयर पोल्यूशन होता है तो एसिड रेन भी होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होंगे, सभी के सभी आंसर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्या है, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल। ऐसी स्टेटमेंट को चुनिए, पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देखेंगे, जो कि नॉन मेटल के लिए बिल्कुल सही है। तो पहला आपको दिख रहा है Br इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। आप सभी जानते हो कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है, तरल होता है, तो आप जानते हो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड मिलता है, और मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड मिलता है। सही बात है बिल्कुल, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा है, करेक्ट ही पूछा है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। लेकिन आगे तो पढ़ लें, है ना, ये तो करेक्ट है। अगला, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सभी जानते हो कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है कार्बन का एलोट्रोप यानी कार्बन का अवरूप होता है, और एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हो कि हर एक नॉन मेटल बिजली का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट ग्रेफाइट के लिए मैंने बार बार बताया है कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ये बिल्कुल ठीक है, यानी नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। कैसे पता लगेगा, देखो कोई भी नॉन मेटल की ऑक्साइड देखो, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है ना, आप सभी जानते हो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या भाई नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। तो ये चेक कैसे करोगे, जानते हो आप लोग चेक करने का तरीका, देखो चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अगर किसी ऑक्साइड को पानी में डालने से, वो क्या दे, वो एसिड दे, इसका मतलब वो एसिडिक है। अब देखो अगर मैं Cl2O की बात करूं, ये क्या है, क्लोरीन की ऑक्साइड है। अब ये क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल, यानी एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। अगर इसको मैं पानी में डालूंगी ना, तो ये हमें HCl देगा। क्या देगा, HCl, और HCl क्या होता है, एक एसिड होता है। तो भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर चला जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा मुझे यहाँ पे आपको कई पॉइंट बताने हैं। एक तो मैंने बताया मरकरी यानी जो हमारा पारा होता है, ये क्या है, लिक्विड मेटल होता है। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है। आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बिजली का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट हमें पेंसिल के सिक्के में मिलता है, यानी पेंसिल के लेड में मिलता है, सिक्के में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा डायमंड जो है, हमारा जो हीरा है, वो हीट का यानी उष्मा का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, जबकि एक नॉन मेटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट में एक और चीज, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रोप है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसके अंदर वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, जिस वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर होता है, एक स्लिपरी सा स्ट्रक्चर होता है, वंडर वॉल बल की वजह से। वंडर वॉल बल होता है, वंडर वॉल बंद होते हैं इनके बीच में, ठीक है। चलिए अब इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। वह कथन चुने जो अधातु
वह कथन चुने जो अधातु के बारे में सही है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, ऐसा कथन चुनना है जो कि अधातु के लिए ठीक है। तो ब्रोमीन तरल अधातु का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही, ब्रोमीन एक तरल अधातु होता है। मरकरी एक तरल धातु होता है। ग्रेफाइट बिजली का एक सुचालक है, बिल्कुल सही, ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है। और हीरा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। अधिकांश अधातु ऑक्साइड अम्लीय हैं, बिल्कुल सही, ज्यादातर अधातु की ऑक्साइड अम्लीय होती है और धातु की ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय होती है। तो आंसर चला जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, निम्न में से कौन सबसे ज्यादा क्या है, प्रबल अम्ल है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया। देखो सबसे प्रबल अम्ल आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, देखो पीएच स्केल के बारे में जानते हो, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। क्या होता है, पीएच स्केल, यानी पीएच पैमाना होता है। ठीक है, पीएच पैमाने की खोज किसने की, तो आपको ये भी पता है, पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। 0 से 14 तक होता है, बीच में होता है 7 नंबर। 0 से 7 क्या होते हैं, एसिड होते हैं यानी अम्ल होते हैं। ठीक है, एसिड होते हैं यानी अम्ल होते हैं। और 7 से 14 क्या होते हैं, तो क्षार होते हैं यानी बेस होते हैं। 7वें नंबर पे क्या होता है, तो 7वें नंबर पे आपको पता होना चाहिए, 7वें नंबर पे हमारा कौन होता है, 7वें नंबर पे पानी होता है जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे अम्लीयता घटती है और 7 से 14 की तरफ क्षारीयता बढ़ती है, यानी एसिडिटी कम होती है और बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसका पीएच यहाँ होगा, 0 होगा, 1 होगा, आगे आगे वाले डिजिट। और वीक एसिड कौन होगा, एक कमजोर अम्ल कौन होगा, जिसका पीएच यहाँ होगा, यानी 6.9 वाला। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो जिसका पीएच 1 के पास होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको पहला दिख रहा है पीएच 1, दूसरा दिख रहा है 5, 2.2 और 6। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो आंसर जाएगा ए। ठीक है, आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है कि HCl क्या है, लेमन जूस क्या है, प्योर मिल्क क्या है, या CH3COH यानी एसिटिक एसिड क्या है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना याद रखना है, जिसका पीएच कम वो अच्छा एसिड होगा ही होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसके अलावा आप सभी जानते हो कि ये एसिटिक एसिड जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। और ये किसमें होता है, बताइए, ये किसमें होता है इथेनोइक अम्ल, तो सिरके में, सिरके के अंदर यानी विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। इसी के साथ साथ बताऊंगी, देखो यहाँ पे तो 2 कार्बन है, CH3COH यानी 2 कार्बन है, तो इसे एसिटिक बोल दिया, इथेनोइक बोल दिया। अगर यहीं आपको आपको मिल जाता HCOH, क्या मिल जाता, HCOOH, तो एक ही कार्बन है, तो ये क्या होता है, ये होता है मिथेनोइक एसिड। ये क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, और इसी को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, तो लाल चींटी के डंक में होता है। ठीक है, याद रहेगा, लेमन जूस क्या है, नींबू पानी है, HCl क्या है, HCl की बात कर लेते हैं। तो HCl जो होता है ये हमारा होता है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूरिएटिक एसिड। इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे आमाशय में यानी पेट में मिलता है, और ये कार्य क्या करता है पेट में, तो ये कार्य करता है रोगाणुओं को मारने का, यानी अगर कोई खाने में जर्म्स आ जाते हैं तो उन्हें मार देता है कौन, HCl हमारा। उसके अलावा ये क्या करता है, तो हमारे पेट में मौजूद पेप्सिन नाम के हार्मोन को, एंजाइम को जगाता है कि भाई पेप्सिन जाग, खाना आया है उसे पचा। कौन कहता है, HCl। जैसे मम्मी कहती है हमें कि भाई जाग और तू काम कर कोई, उसी तरीके से HCl पेप्सिन को जगाता है कि भाई उठ और काम कर। तो पेप्सिन को जगाने का कार्य भी कौन करता है, HCl। अगर हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से हो जाती है अम्लीयता। क्या हो जाती है, अम्लीयता, यानी एसिडिटी हो जाती है। जिसके बाद क्या पिया जाता है, जिसके बाद पिया जाता है इनो। और इनो में क्या होता है, इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या प्रति अम्ल भी कहते हैं। काफी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइंस का, प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस
थ्रू, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन है साइंस का जो आपको साइंस नहीं आती तो भी आप कर सकते हो। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को डैश के माध्यम से कम किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा सॉलिड जो है उसका वेस्ट हमें कम से कम, मतलब हम लोग आजकल बहुत प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसको डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जिसका निपटान करना, जिसको पूरी तरीके से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें रिसाइकिल करते हैं, यानी उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनकी शेप बदलकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो रिसाइकलिंग विल बी द राइट आंसर। देखो अगला ऑप्शन दिख रहा है मोर पोल्यूशन, कोई तुक्की नहीं बना कि सॉलिड वेस्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन ज्यादा करना चाहिए। प्रदूषण ज्यादा करेंगे तो भाई सॉलिड वेस्ट कम हो जाएगा, ऐसा कभी हो सकता है? मोर टिम्बर, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी यूज करो ना भाई, ये भी नहीं होगा। तो आंसर जाएगा रिसाइकलिंग करो। रिसाइकलिंग करने से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पानी की बोतल है प्लास्टिक की, तो आप उसे क्या करिए, उसे दोबारा यूज करिए, रीयूज कर लीजिए, या फिर उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दीजिए, वो शेप बदलकर नई बनकर आएगी, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकलिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? निम्न में से कौन एक वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो आप जानते हो विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं वसा में घुलनशील और एक होते हैं पानी में घुलनशील, ठीक है। पानी में घुलनशील वसा वाले क्या होते हैं, कीड़ा, ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और पानी में कौन होते हैं, तो BC, ठीक है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन वाटर सोल्यूबल नहीं है? तो सी तो है, B1 तो है, बी के जितने भी होंगे सारे होंगे। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए विल बी द राइट आंसर। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता भाई विटामिन ए, ठीक है। नाम आप सभी को पता है, के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, ई का होता है टोकोफेरोल, डी का होता है क्या, कैल्सीफेरोल, ए का क्या होता है भाई, ए को रेटिनोल बोल देते हैं। बी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे थायमीन, नियासिन, फॉलिक एसिड, बहुत सारे हैं, ठीक है। साइनोकोबाल्मीन क्या होता है, B12 होता है। और सी को एस्कोर्बिकमल बोलते हैं, आप सभी जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गाजर में होता है, याद रखना। विटामिन सी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो नींबू में होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। याद रखिएगा ये रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए की कमी से एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं अश्रु शुष्क, यानी इंसान रोना भी चाहे तो रो नहीं पाता, ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा साइंस का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आरबीसी जाकर मरती है। तो आरबीसी हमारी बॉडी में मरती है स्प्लीन यानी प्लीहा में। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। आरबीसी बनती कहाँ है, तो बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में बनती है। हमारे अंदर आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर आरबीसी कहाँ बनती है, तो छोटे बच्चों के अंदर यकृत में बनती है, लीवर में बनती है, क्योंकि उनके अंदर बोन मैरो नहीं होता है, ठीक है। तो लीवर तो आंसर जाएगा नहीं। किडनी का कार्य होता है यूरिन बनाना, यानी मूत्र बनाना, यानी कि हमारे ब्लड को, रक्त को साफ करना। गोल ब्लैडर का काम होता है पित्त रस को, जो लीवर ने बाइल जूस बनाया है उसे स्टोर करता है गोल ब्लैडर। तो आंसर जाएगा स्प्लीन यानी कि प्लीहा, जो कि हमारे पेट के पास पाई जाने वाली एक ऑर्गन होती है, ठीक है। आंसर जाएगा स्प्लीन यानी प्लीहा। इसी को ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब ये मत पूछना कि मैम इन्हें ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, बस याद रखो कि बॉडी में कौन से अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, तो प्लीहा वह अंग है। प्लीहा से दो ही क्वेश्चन आते हैं, पहला कि कब्रिस्तान कौन है और दूसरा ब्लड बैंक कौन है। आंसर जाएगा प्लीहा यानी स्प्लीन। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि था एडवर्टाइजमेंट कैट 34 का, ठीक है, 12/2019 कैट नंबर 34 का ये पेपर था हमारा, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ, और हम लोगों का टारगेट जो है HFSC के हर क्वेश्चन को कंप्लीट करना, हम ये पूरा करके मानेंगे, ठीक है, आने वाले सेशंस में। रही बात, अब मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। आप लोग कह रहे हैं कि मैम मेल कांस्टेबल के हमें क्वेश्चन पेपर वो प्रोवाइड कर दो जिसमें आंसर दिए हुए हैं, तो एक बार मेल कांस्टेबल मुझे पूरा करवा दें दो। वो पूरा का पूरा PDF मैं आपको भेज दूंगी, 200 से 250 पेज का वो PDF है, वो पूरा का पूरा PDF मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन अलग से नहीं मिल पाएंगे आपको, मैं पूरा का पूरा भेज दूंगी, आपका फायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। बस आपको करना क्या होगा, एग्जाम से पहले ये PDF पढ़ना होगा, पढ़ना भी नहीं, आपको सिर्फ देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मैम फ्लावर करवा दो, तो टेंशन मत लो, ठीक है। फ्लावर और
ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण की 2-3 क्लासेस पढ़ी है, वो कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद फ्लावर करवाऊंगी। बस इसी वीक के अंदर ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैराथन क्लास भी लेंगे हम लोग, क्वेश्चन सीरीज के लिए भी मैराथन लेंगे, थ्योरी के लिए भी मैराथन लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आपके ग्राम सचिव से पहले पहले आपको ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, हर वीडियो को लाइक करके जाया करो भाई, शेयर किया करो, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा, जिसने नहीं कर रखा वो कर दे, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट में आंसर दो, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।